गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। हिंदी की क्लास में हम आज हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 12 लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने इस पाठ का सार पढ़ा, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जब लेखक ट्रेन में बैठे वहाँ नवाब साहब भी थे, तो नवाब साहब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और अपने में ही, क्योंकि नवाब साहब को तो ऐसा लगा था ना, नवाब साहब के ट्रेन में सफ़र जब वो कर रहे थे नवाब साहब, तो उनको बाधा उत्पन्न हुई थी लेखक के आने से, तो वो उन्हें लेखक को देख नहीं रहे थे, मानो इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, देख नहीं रहे थे उनकी तरफ। तो लेखक ने सोचा कि लेखक ने भी उनको इग्नोर कर दिया, उनको नहीं देखा और कोई बात नहीं की। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष सा छा गया हो। ऐसा लगा मानो लेखक के आने पर उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो, क्योंकि वो तो ये चाहते थे अकेले बैठना, इसलिए ऐसा लग रहा था उन्हें कि एकांत में बाधा आ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं कि वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं हैं। तो जब इधर उधर देखने का नाटक करने लगे थे, ठीक है, खिड़की के बाहर देखने का जब नाटक करने लगे थे ना, तो लेखक को इससे पता चल गया था कि नवाब साहब बात नहीं करना चाहते। प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है पेपर में। नवाब साहब का खीरे को काटना, नमक मिर्च बुरकना और सूंघकर फेंक देना उनके किस स्वभाव को दर्शाता है? ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, उनका उत्तर एक ही आएगा। तो उत्तर है, नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है। जो लखनऊ के जो नवाब होते हैं ना, उन नवाबों के मन में क्या होता है कि अपनी नवाबी वो लोग दिखाते हैं कि हम नवाब हैं। तो इसलिए वे सामान्य समाज के तरीकों को ठुकराते हैं और नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं, और इससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। जब उन्होंने लेखक को ट्रेन में देखा तो फिर क्या हुआ, उनको अपनी नवाबी, मतलब कि वो नवाब है, ये दिखाने का मौका मिल गया। ठीक है, नहीं तो अगर वो अकेले होते तो वो खीरा खाते, लेकिन लेखक को देख के उन्होंने सोचा कि अपनी नवाबी यहाँ दिखाई जाए, नवाबी दिखाने लगे वो कि मैं नवाब हूँ। उन्होंने दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। दुनिया की रीति से हटकर मतलब दुनिया में क्या रिवाज होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खीरों को काटते हैं, खाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार लेखक के मन पर अपनी अमीरी की धाक जमा दी। लेखक के मन पर यह साबित कर दिया कि मैं अमीर हूँ। ठीक है, ये इस प्रश्न का ये उत्तर है। 3rd नंबर प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? यशपाल कौन है? लेखक। तो बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये इसमें बताना है कि हम अपने विचार इसमें बताने हैं इस प्रश्न में। तो इसका उत्तर है, हम यशपाल के विचारों से सहमत हैं। बिना घटना, बिना पात्र, बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ उसे कहना। ठीक है, कहानी का मतलब क्या होता है? कहानी जब कुछ घटित नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कहानी है वो? तो इसलिए जब कुछ घटेगा, जब हम कोई जगह पे गए हैं या हम कुछ वहाँ देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना। उसके बारे में हम बाद में वर्णन कर सकते हैं, हम उसके बारे में बता सकते हैं कि हम यहाँ घूमने गए थे, हमने ये देखा, तो वो कहानी बन गई। लेकिन अगर हम जाएंगे ही नहीं तो घर बैठे बैठे हम यूँ बता देंगे हम वहाँ गए थे, हम ऐसे हुआ वैसे हुआ, नहीं बता सकते।
तो यही इसमें बताया है। कहता है घटना घटित नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ, बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे। कहानी में कोई ना कोई विचार या बात या उद्देश्य भी अवश्य होता है। प्रश्न नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है? इसका उत्तर लिखा है हवाई भोज या ख्याली भोजन, मतलब ख्याल में किया गया भोजन। जब ख्याली भोजन इसलिए क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ सोचा खीरे के बारे में, कल्पना में, मतलब उन्होंने सूंघा और सूंघकर बाहर फेंक दिया, तो सिर्फ ख्याल में ही खाया ना, उन्हें खीरा खाया थोड़ी ना था, उन्हें तो फेंक दिया था। तो इसलिए इसका नाम देंगे हम ख्याली भोजन या हवाई भोज, क्योंकि इस निबंध में मुख्य घटना नवाब साहब की है, जो कल्पना से ही खीरे का स्वाद ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 5 का क है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। और एक और प्रश्न इस तरह से भी है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों के साथ क्या प्रक्रिया की? तो हमें इस कहानी को हमें क्या करना है, जो कहानी हमने पढ़ी ना, जो हमने ये पढ़ा पाठ, तो इसके बारे में हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम शब्दों में क्या लिखेंगे? नवाब साहब बड़े आराम से पालती मारकर बैठे, उनके सामने तौलिए पर कुछ ताजे कच्चे खीरे रखे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना, पढ़ा था हमने पाठ के सार में, वैसे ही लिखना है। वे ऐसे बैठे हैं मानो दिन भर में उन्हें एक ही महत्वपूर्ण काम करना है। धीरे से उन्होंने तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, उस पानी से खिड़की के बाहर करके खीरे धोए हुए खीरे तौलियों पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सिरा काटा, एक सिरे को चाकू से गोदा, उसकी झाग निकली। फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला। तत्पश्चात उसे काटकर उसकी फांकें बनाई और उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से सजाकर तौलिए पर रखा। अब जीरा, लाल मिर्च, नमक, ठीक है, जीरा, नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी या जीरा, लाल मिर्च, नमक डाला। अब ये खीरे खाने को तैयार थे। यही पढ़ा था ना हमने, तो यही हमें लिखना है कि प्रक्रिया, मतलब यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि हमें प्रक्रिया तक ही बतानी है, हमें ये नहीं बताना कि उन्होंने खाए या नहीं खाए। तो इसका उत्तर हम यहीं तक लिखेंगे। ख नंबर हम नहीं करेंगे। 6 नंबर प्रश्न है खीरे के संबंध में, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी हम नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की धुन सवार हो जाती है ना, कि कोई काम अगर आप करने लग गए तो करने ही लग गए, या फिर कोई फालतू के काम आप करने लग जाते हो, वो चीज़ होती है सनक। किसी चीज़ को लगातार, ठीक है, किसी चीज़ की सनक सवार होना, किसी की धुन सवार होना, वो एक ही बात है, इसे बोलते हैं सनक। तो हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। प्राय गांधी, सुभाष, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुष भी सनकी हुए हैं। उन्हें जिस चीज़ की सनक सवार हो जाती थी या जिस चीज़ की धुन सवार हो जाती थी, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। यदि अब किसी व्यक्ति को अगर मान लो कोई सनक लग गई, अब आपको सनक लग गई, आपको यहाँ जाना है, तो आप क्या करोगे? वहाँ जाके ही दम लोगे, आप वहाँ जाओगे। वो चीज़ होती है सनक। कोई आपको मना करेगा तो आप नहीं मानोगे, वही होती है सनक, ठीक है। कौन नहीं जानता कि गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलनों की सनक थी। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन करते थे ना, तो गांधी जी अहिंसावादी थे, अहिंसा को धर्म मानते थे अपना, इसलिए इसमें बताया। आंदोलन में जरा सी भी हिंसा हुई तो आंदोलन वापस ले लेते थे, ठीक है। जरा सा भी अगर किसी ने हिंसा कर दी तो वो क्या करते थे? आंदोलन ही वापस ले लेते थे। विवेकानंद को ईश्वर को जानने की सनक थी। वे जिस किसी संत महात्मा से मिलते थे, उनसे पूछते कि आपने ईश्वर को देखा है? विवेकानंद बड़े महान रहे। विवेकानंद वेदांत के विख्यात आध्यात्मिक और प्रभावशाली गुरु थे, और उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है।
उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये थे विवेकानंद। तो इसमें उन विवेकानंद के बारे में ही बताया गया है कि वो ईश्वर को जानना चाहते थे, उन्हें ईश्वर को जानने की सनक थी, यानी धुन थी। वो ईश्वर को जानना चाहते थे। जब भी किसी संत महात्मा से जब वो मिलते थे तो क्या करते थे, तो वो उनसे पूछते रहते थे कि आपने ईश्वर को देखा है। ठीक है, इसी सनक ने उन्हें ज्ञानी बना दिया। अब किसी कोई काम हम जब लगातार करते रहते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए उन्होंने महात्मा से, साधुओं से इतना ज्ञान ले लिया कि वो ज्ञानी बन गए और वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। तो आज हमने इसके प्रश्न उत्तर किए लखनवी अंदाज पाठ के। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।